हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक आर्थिक विकास की समझ में लेसन फर्स्ट विकास। देखिए, इससे हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। देखिए, ये बोलता है कि विकास क्या है। विकास में विभिन्न व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, विभिन्न लक्ष्य, और उन अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पे उदाहरण भी दे रखा है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसके पास रिक्शा है, तो वो सोचेगा कि काश मेरे पास मोटरसाइकिल हो, काश मेरे पास कार हो। उसका ये विकास रहेगा, मतलब ये प्राप्त करना उसका विकास है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कार है पहले से ही, तो उसके लिए ये सब विकास नहीं होगा, उसके लिए अलग विकास होगा। वो सोचेगा कि मेरे पास और ज़्यादा कार हो, और अच्छी कार हो, महंगी वाली कार हो, तो वो ये चाहेगा। तो इसलिए कहा गया है कि विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। देखिए, इस चीज़ को हम इस तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, एक तरफ तो दे रखी है व्यक्ति की श्रेणी और एक तरफ दे रखे हैं उनके लक्ष्य। तो देखिए, जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, भूमिहीन का मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं है, ग्रामीण जो गांव का है, मजदूर जो मजदूर है, ऐसा गांव का मजदूर जिसके पास भूमि नहीं है, तो उसके क्या लक्ष्य रहेंगे, उसकी क्या आकांक्षाएं रहेंगी। देखिए, काम करने के लिए अधिक दिन, वो चाहेगा कि मेरे पास ज़्यादा दिन हो काम करने के लिए, और बेहतर मजदूरी, मतलब उसको पैसे अच्छे मिले, तनख्वाह अच्छी मिले। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो। वो चाहेगा कि जो आसपास जो स्कूल हैं उनमें उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं, और गांव में वे भी नेता बन सके। वो चाहेगा कि मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं हो, काश ऐसा हो कि मैं भी नेता बन सकूं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये उसके लक्ष्य रहेंगे, ये उसकी आकांक्षा रहेंगी। किसकी? एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की। आगे हम देखेंगे पंजाब के समृद्ध किसान। देखिए, इनके क्या लक्ष्य हो सकते हैं। किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना। देखिए, वो क्या चाहते हैं कि जो भी वो उपज कर रहे हैं उनके लिए उनको अच्छा मूल्य मिले, उनको मेहनती और सस्ते मजदूर मिलें जो भी उन्होंने लगा रखे हैं अपने खेतों में, और उनको अच्छी आय मिले, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें, ताकि वो अपने जो बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन दिला सकें और विदेशों में उनको पढ़ा सकें, उनको वहाँ पे बसा सकें। ये उनके लक्ष्य हैं। आगे इसी तरीके से इनके लक्ष्य भी अलग होंगे। किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, वो चाहेगा कि हमारे खेतों में वर्षा हो तो अच्छी फसल हो, तो ये उसके लक्ष्य रहेंगे। आगे भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, इसके भी शहरी बेरोजगार युवक, शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, और शहर के अमीर परिवार की एक लड़की। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सभी लोगों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं, और विभिन्न प्रकार के ही लक्ष्य होते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आगे जो ऊपर जो उदाहरण दिए गए थे उनसे हम समझ सकते हैं कि इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है। वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मतलब सबके अलग अलग आकांक्षाएं हैं, सबके अलग अलग लक्ष्य हैं। वो चाहते हैं उनको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिले जो उनकी जीवन में है, अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकें। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चाह रखते हैं जिससे परस्पर विरोध हो सकता है। तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अधिक बिजली पाने के लिए एक उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं, जैसे कि आदिवासी। मान लीजिए कोई उद्योगपति है, बड़े जो आदमी हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली तब मिलेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी होगा। तो वो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बांध बने, लेकिन जब बांध बनते हैं तो इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है, मतलब ज़मीन में ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ भी आ जाती है, कई बार बांध टूट जाते हैं, तो वो पानी
पूरा नीचे आ जाता है। तो ये उन लोगों के लिए हानिकारक है जो ज़मीन पर रहते हैं या जिनके पास घर ही नहीं है, तो उनके लिए ख़राब होगा ये। जैसे कि आदिवासी हैं, उनके लिए उनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें। हो सकता है जो आदिवासी हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास छोटे तालाब हों या छोटे बांध हों, लेकिन उद्योगपति चाहते हैं कि हमारे बड़े बांध हों। तो इस तरह से दो बातें साफ हैं। एक तो ये कि अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भी भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा ये कि एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। मतलब इससे हमें दो बातें पता चल गई हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, और जहाँ पे एक के लिए विकास है तो दूसरे के लिए वो विनाशकारी भी हो सकता है। देखिए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे आय और अन्य लक्ष्य। देखिए किसी भी देश के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए आय यानी इनकम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इनकम ये है जिससे पता चलता है कि वो देश विकसित है या नहीं है, उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम से पता चलता है। इनकम के अलावा भी और अन्य लक्ष्य होते हैं और अन्य चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें होती हैं जिनसे पता चलता है कि देश विकास कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है, लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित रूप से उनको काम मिले, रेगुलर काम मिले, बेहतर मजदूरी, उनको अच्छी तनख्वाह मिले, अच्छे पैसे मिले, अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिलें। वो चाहते हैं कि जो भी वो उपज करते हैं, जो भी वो अगर कोई सामान बेचते हैं तो उनको अच्छे पैसे मिले उनके। दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त हो, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त, किसी भी तरह से ज़्यादा इनकम होने के अलावा, मतलब इसमें भी दिया हुआ है कि सिर्फ इनकम ही नहीं, इसके अलावा लोग बराबरी का व्यवहार, लोग हमारे साथ बराबरी का व्यवहार करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे साथ बराबरी का व्यवहार हो, स्वतंत्रता हो, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी हम रखते हैं। तो अन्य लक्ष्यों में ये सब आते हैं कि हमें लोगों से बराबरी का व्यवहार मिले, स्वतंत्रता मिले, सुरक्षा मिले, दूसरों से आदर भी मिले। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि सिर्फ इनकम ही ज़रूरी नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं जीवन में विकास के लिए। आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे अगर आपको कहीं दूर दराज इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, सीखने के क्या क्या अवसर होंगे। तो देखिए इसमें ये दे रखा है उदाहरण कि जैसे मान लीजिए आपकी कहीं जॉब लगी है, कहीं दूर जॉब लगी है, एक गांव में जॉब लग गई है आपकी। अब मान लीजिए इनकम तो आपको अच्छी मिल रही है, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है वहाँ पे आपको और सुविधाएं ना मिलें, हो सकता है वहाँ पे हॉस्पिटल ना हो, आसपास कहीं दूर हो, स्वास्थ्य सुविधा ना हो सकता है वहाँ पे और जो आधारभूत हमारी ज़रूरतें होती हैं, रोज़ की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनके लिए वहाँ पे कोई साधन ना हो, आने जाने के यातायात के साधन ना हो। तो ऐसा करके, तो अगर हम देखेंगे कि हमारे पास और चीज़ें हैं नहीं, सिर्फ नौकरी है, सिर्फ हमारे पास पैसा है, तो ऐसे वातावरण में हमें तो जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी मजबूरी है, लेकिन हम अपने परिवार को भी लेके जाएं ये संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ परिवार के रहने के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो इसी तरह से जो लोग हैं वो विकास के लिए मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर विकास करना है तो सिर्फ वो आय को देखेंगे, पैसों को देखेंगे। वो मिले जुले जो लक्ष्य होते हैं, ये सब जो चीज़ें सुविधाएं होती हैं, आधारभूत हमारी आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें भी वो देखेंगे। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आओ इन पर विचार करें। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं
उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इतना लेसन हमने पढ़ लिया है तो यहाँ तक में वो आ जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों हैं। देखिए अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि लोग अलग अलग जो हैं तो उनकी विकास की धारणाएं भी अलग अलग हैं, उनके लक्ष्य अलग अलग हैं सभी लोगों की। नीचे दी गई व्याख्याओं में से कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी हैं, जिसमें पहला है लोग भिन्न होते हैं इसलिए ऐसा है क्योंकि लोग भिन्न होते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसकी अलग होगी, कोई व्यक्ति छोटा रह गया उसकी अलग है, कोई मोटा है उसके अलग है, कोई पतला है उसके अलग है, ऐसा नहीं है। इसमें आएगा दूसरा वाला, क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। क्योंकि लोगों की जीवन की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। कोई ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है, कोई ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा गरीब है, कोई मिडिल फैमिली का है, तो उनकी सभी के घर की जो स्थिति है वो सभी की अलग अलग है, इसलिए उनके जो लक्ष्य हैं वो भी अलग अलग हो गए हैं। आगे हम देखेंगे दूसरा, क्या निम्न दो कथनों का एक अर्थ है, कारण सहित उत्तर दीजिए। यहाँ पे नीचे दो कथन दिए हुए हैं। पहला है लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही है कि लोगों के जो विकास के लक्ष्य हैं सभी के अलग अलग हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि कोई पूंजीवादी है तो उसके लक्ष्य अलग हैं, अगर कोई गरीब है, बिल्कुल कोई मजदूर है, ग्रामीण मजदूर, उसके लक्ष्य अलग हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि विभिन्न लोगों के विभिन्न लक्ष्य होते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। बिल्कुल सही है। अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि कोई जो पूंजीवादी है वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े डैम बने, बांध बने, लेकिन जो आदिवासी हैं वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस इतने ऐसे छोटे बांध बने जो बस हमारी सिंचाई के लिए काम में आए। तो वो नहीं चाहते कि बड़े बांध बने, क्योंकि वो उनके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उनके पास घर भी नहीं है। घर अगर है भी तो झोपड़पट्टी है जो सड़कों पर है। तो जब कभी ऐसा होता है कि उनमें ज़्यादा पानी आ जाता है तो वो उनको बांधों को खोला जाता है, तोड़ा जाता है, तो फिर पानी वहाँ पर आ जाता है और वो उनके लिए ठीक नहीं है। तो इससे हो सकता है कि ये उनके लिए विरोध की बात है, ये उसका विरोध भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे तीसरा, कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अभी हमने एक उदाहरण देखा था कि आय के अलावा भी हमारी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे ये नहीं है कि सिर्फ इनकम ही मिले, हमें ये भी चाहिए कि हमसे सभी लोग बराबरी का व्यवहार करें, हमें स्वतंत्रता मिले, हमें सुरक्षा मिले, हमें पूरा समाज में पूरा सम्मान मिले। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे देश के विकास के लिए ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम ही ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए खंड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए। देखिए ये अभी हो चुका है, तो इसको करने की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप इन 3 क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे राष्ट्रीय विकास। देखिए राष्ट्रीय विकास क्या है। एक तो होता है प्रति व्यक्ति विकास, कि व्यक्ति के विकास के लिए वो क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है। और एक होता है राष्ट्र का विकास, कि सभी व्यक्तियों के बारे में इसमें सोचा जाता है कि जो राष्ट्र के सभी, देश के सभी जो निवासी हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं, उनसे विकास हो रहा है, वो विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो देखिए राष्ट्रीय विकास एक कब होता है, यहाँ पे कुछ दे रखे हैं पॉइंट्स। देखिए सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जाना। सभी के विचारों को, राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, चाहे वो मजदूर है या पूंजीवादी है, कैसा भी व्यक्ति है, तो सभी के विचारों को बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है कि राष्ट्र विकास में ये चीज़ सहायक होती है कि सभी के विचारों को बराबर का महत्व दिया जाना चाहिए। दूसरा है, यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए, ये आना चाहिए। उस राष्ट्र में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर वो परस्पर विरोध हो रहा है किसी में, कि एक दूसरे के लक्ष्यों का विरोध हो रहा है, तो इसमें ये होना चाहिए कि निर्णय लेने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, तब राष्ट्र का विकास हो पाएगा। तीसरा है, सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों के लिए, देश के जो जितने भी निवासी हैं, सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह मिले।
सभी को न्याय मिले, सबके साथ अच्छा व्यवहार हो, उनको सही राह मिले, सही दिशा मिले। चौथा है कि कार्य करने का कोई बेहतर तरीका हो, सभी के पास कार्य करने के बेहतर तरीके हों, सबके पास, जिसके पास भी जो टैलेंट है वो समाज में वो अपना टैलेंट दिखाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि उसे पीछे हटा दिया जाए। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तभी हम पता कर सकते हैं कि इस राष्ट्र का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इन्हें पॉइंट्स की तरह लिख लेंगे। देखिए, इन्हें आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं पॉइंट्स बनाकर। जैसे फर्स्ट वाला तो हो गया कि सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जाना चाहिए, यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय किया जाना चाहिए, सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह होनी चाहिए, कार्य करने का बेहतर तरीका होना चाहिए, तभी हमें लगेगा कि राष्ट्र का विकास हो रहा है। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ये चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। जैसे यहाँ पे ये एक बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पे ये झोपड़पट्टी है। तो जो इनका विकास है वो इनके लिए विकास नहीं है, और जो इनके लिए विकास है वो इनके लिए विकास नहीं है। तो देखिए, अभी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान न देते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। देखिए, पहले तो हम व्यक्तियों की तुलना कर रहे थे कि कई व्यक्ति विकसित हैं, कई व्यक्ति जो ऐसे हैं जो अभी तक विकसित नहीं है, जिनके पास घर भी नहीं है, और कई व्यक्ति हैं जिनके जो अमीर हैं, जिनके पास बिल्डिंग बनी हुई हैं। तो ऐसे ही हम इसमें देखेंगे, जब व्यक्तियों का पता लगा सकते हैं तो विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना को कैसे पता लगा सकते हैं कि उनमें विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ देखेंगे, देखिए किसी भी देश की तुलना हम कैसे कर सकते हैं कि किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। किसी देश की आय का पता हम कैसे लगाएंगे कि उस देश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उन सब की जो आय होती है, उन सभी का जो टोटल होता है, उससे हमें पता चलता है कि उस देश की आय कितनी है। जैसे मान लीजिए एक देश है, उसमें रहते हैं 5 लोग और पाँचों की है 5-5 हज़ार, तो उस देश की आय को क्या कहा जाएगा, उन 5-5 हज़ार को हम जोड़ेंगे और जितना टोटल होगा उसको कहा जाएगा कि ये उस देश की आय है। देखिए, और इसमें यहाँ दे रखा है कि तुलना और कैसे की जाती है कि देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। कि देशों की तुलना अगर करनी है तो ये देखो कि उनकी आय कितनी है, एक दूसरे से कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। ये आपको भी पता है कि जिस देश की आय ज़्यादा होगी उसे विकसित समझा जाएगा, और जिस देश की आय उससे कम होगी उसे उससे कम विकसित समझा जाएगा। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी देश की तुलना करने के लिए, देशों की तुलना करने के लिए या फिर राज्यों की तुलना करने के लिए उन देशों की जो आय है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम देखेंगे कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि कुल तो वो होगा, जैसे एक देश में 5 व्यक्ति हैं और पाँचों की 5-5 हज़ार है, उनकी जो सैलरी है वो 5-5 हज़ार है, तो जो उन सबका टोटल होगा वो उस देश की आय होगी। लेकिन जब उसका एवरेज निकाला जाएगा, औसत निकाला जाएगा, तो क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि जनसंख्या कितनी है, 5 है। हमने देखा ना कि देश में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उनकी जनसंख्या 5 है, और उन पाँचों की जो सैलरी है उन पाँचों को जोड़ लिया जाएगा और उसमें भाग दिया जाएगा जनसंख्या का, मतलब 5 का। जैसे मान लीजिए 5-5 हज़ार थी तो 5-5 हो गई, 25 हज़ार हो गई। अब 25 हज़ार में हम देंगे 5 का 25 हज़ार में भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 हज़ार। तो हम ये मान लेंगे कि जो प्रति व्यक्ति आय है, एवरेज औसत, वो कितनी है, 5 हज़ार है। आगे हम देखेंगे कि विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट के अनुसार वे देश
जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12 12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है उसे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। जो ये विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट है, इसमें क्या कहा गया है कि वे देश जिनकी आय $12,056 प्रति वर्ष है, 12,056 प्रति वर्ष जिनकी है या फिर उससे अधिक है तो उसे तो माना जाएगा समृद्ध देश। लेकिन जिन देशों की आय $995 प्रति वर्ष या फिर उससे कम है उसे कहा जाएगा निम्न आय वाला देश। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल $1820 थी। भारत को कहा जाएगा मध्य आय वर्ग का देश क्योंकि ये बीच की है, ना तो ये 12,056 है ना उससे ज़्यादा है और ना ही ये 995 है और ये उससे कम भी नहीं है, तो इसलिए हम उसे कहेंगे मध्य वाला देश। आगे हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक एक्टिविटी यहाँ दी हुई है। तो देखिए इसमें बताया है कि किसी भी देश के विकास के लिए, अभी हमने पढ़ा कि किसी भी देश के विकास के लिए जो औसत आय जो हम निकालेंगे राष्ट्र की वो बहुत काफ़ी होगी, मतलब उसके लिए पर्याप्त होगा कि उस देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि इसमें भी एक कमी है। कमी क्या है देखिए, यहाँ हम देखेंगे जैसे यहाँ दे हुआ है दो देशों की तुलना यहाँ पर दी हुई है। तो तुलना कैसे दी हुई है, देश है क, देश ख में दिया हुआ है कि एक देश में 5 व्यक्ति हैं और पांचों की इसमें सैलरी दे रखी है 9,500, 10,500, 9,800, 10,000 और 10,200। इन सभी की सैलरी को जोड़कर हम 5 से उसको डिवाइड कर देंगे, 5 का उसमें भाग दे देंगे तो यहाँ पर उनकी औसत आय आ जाएगी। जो दूसरा देश है उसमें प्रति व्यक्ति आय 500, 500, 500, 500 और एक को मिल रही है 48,000। इन सब को जोड़ के जब हम 5 का इसमें भाग देंगे तो इनका भी जो औसत आएगा वो सेम आएगा, ऊपर वाले के बराबर ही आएगा। लेकिन इसमें कमी क्या है कि जो देश का है उसमें सभी को बराबरी का हक दिया गया है। इतना तो कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, ना तो किसी को बहुत कम पैसे मिल रहे हैं और ना ही किसी को बहुत ही ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। लेकिन जो देश ख है उसमें जिसको बहुत कम पैसे मिल रहे हैं वो तो और ज़्यादा गरीब हो रहा है, और एक तरफ ऐसा है कि एक व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। उन सब से मिलाकर भी मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको सैलरी मिल रही है। तो जो अमीर है वो तो बहुत ज़्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अभी आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि आपको ऐसे सारणी दे दी जाएगी, फिर उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में से आप किस देश में रहना पसंद करेंगे। तो जो समझदार व्यक्ति होंगे, समझदार बच्चे होंगे, वो कहेंगे कि हम देश क में रहना पसंद करेंगे क्योंकि यहाँ पे आय में असमानता बहुत कम है, लेकिन देश ख में आय में असमानता बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ हम पढ़ेंगे कि हम में से ज़्यादातर लोग देश क में रहना पसंद करेंगे। जैसा कि मैंने अभी बोला था कि जो समझदार होगा वो देश क में रहना पसंद करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों की औसत आय एक समान है। औसत आय तो उनकी समान आ रही है, बराबर आ रही है। देश क के लोग न तो बहुत अमीर हैं और ना बहुत ही गरीब हैं, जबकि देश ख के ज़्यादातर नागरिक गरीब हैं और एक व्यक्ति बहुत ही अमीर है। देखिए यहाँ पे जो 4 नागरिक हैं वो तो हैं गरीब और जो एक है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। आगे हम देखेंगे, इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि ये आय लोगों में किस प्रकार से वितरित है। मतलब अगर हम औसत आय निकालेंगे वो ठीक है कि औसत आय से पता चल जाएगा कि किसी देश का विकास कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ये देशों की तुलना करने में ठीक है। लेकिन इससे हमें ये पता नहीं लगा सकते कि किस व्यक्ति को कितनी सैलरी मिल रही है, किस व्यक्ति की कितनी आय है। तो ये पता नहीं चलने के कारण हम ये नहीं कह सकते कि ये डाटा काफ़ी है। सिर्फ इनकम से ही पता लगाना कि देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, ये गलत है। आगे हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया हुआ है
यहाँ पे देखिए, एक तरफ है जहाँ पे गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश है। गरीब विहीन का मतलब जहाँ पे गरीब भी नहीं है, और अमीर विहीन जहाँ पे अमीर भी नहीं है। यहाँ पे 4 कुर्सियाँ दे रखी हैं और 4 कुर्सियों पर 5 व्यक्ति बैठे हैं और पाँचों ने अपना बैलेंस बना रखा है। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही गिर रहा है या फिर कोई बिल्कुल ही उस पर विराजमान होकर बैठा है कि ये सिर्फ मेरी ही कुर्सी है। तो इसमें एडजस्ट हो रहा है। और यहाँ पे ना तो कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल नहीं मिल रही, ना कोई ऐसा है जिसको सिर्फ अकेला वो बैठा हुआ है। इन सभी ने एडजस्ट कर रखा है। 4 कुर्सियाँ और 5 व्यक्ति हैं। लेकिन हम जब दूसरे वाले में देखेंगे, गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश, ये कैसा होता है कि यहाँ पर 4 कुर्सी हैं और चारों कुर्सियों पर सिर्फ एक आदमी है, तो ये है अमीर व्यक्ति। और यहाँ पर सिर्फ 2 कुर्सी हैं और 2 कुर्सियों पर बैठे हैं 4 व्यक्ति, तो यहाँ पर ये हैं गरीब व्यक्ति। इसलिए इस तरीके से हम तुलना कर सकते हैं कि जो ये वाला देश है, ये वाला देश ऐसा है कि यहाँ पे सभी को बराबर का हक दिया गया है। लेकिन ये वाला देश ऐसा है कि जो गरीब है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और जो अमीर है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। आगे हम देखेंगे आय और अन्य मापदंड। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि आय तो ज़रूरी है ही, और अन्य मापदंड, अन्य चीज़ें भी हैं, अन्य मापदंड भी हैं जो एक देश के विकास को पता लगाने के लिए, उनकी स्थिति जानने के लिए ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे एक तालिका दी हुई है जिसमें यहाँ एक तरफ राज्य दिए हैं और एक तरफ प्रति व्यक्ति आय दी गई है। देखिए, जो हरियाणा है उसमें प्रति व्यक्ति आय है 1,62,034। केरल में दी हुई है 1,40,190। बिहार में दी हुई है 31,454। तो इस तालिका को देखकर हम यही कहेंगे कि जो सबसे ज़्यादा विकसित राज्य है वो है हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय 1,62,034 है, ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सबसे ज़्यादा विकसित है वो है केरल, क्योंकि केरल सिर्फ प्रति व्यक्ति आय से ही नहीं, बाकी और भी चीज़ें हैं और भी मापदंड है जिनमें वो आगे है। ये हम आगे देखेंगे। देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। बिल्कुल माना जाएगा। सिर्फ आय को ही अगर हम ध्यान में रखें तो हरियाणा सबसे ज़्यादा विकसित है और जो बिहार है वो सबसे कम विकसित है। यहाँ हम देखेंगे कि अब हम इन 3 राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं जो कि तालिका 1.4 में दिए गए हैं। नीचे एक तालिका दे रखी है, उसमें हम देखेंगे इन्हीं 3 राज्यों में और भी जो मापदंड दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, उनसे हम पता लगाएंगे कि सच में क्या ऐसा है कि हरियाणा सबसे आगे है और बिहार सबसे पीछे। देखिए, यहाँ दिया हुआ है, ये राज्य हैं, ये है शिशु मृत्यु दर, ये साक्षरता दर और ये है निवल उपस्थिति। देखिए, जो हरियाणा है उसमें शिशु मृत्यु दर है 33, साक्षरता दर है 82 और जो निवल उपस्थिति है वो है 61। केरल है, केरल में शिशु मृत्यु दर है 10, साक्षरता दर है 94 और जो निवल उपस्थिति है वो है 83। बिहार में मृत्यु दर है 38 और साक्षरता दर है 62 और निवल उपस्थिति है 43। तो अब हम इस सारणी को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो हरियाणा है वो बाकी चीज़ों में केरल से पीछे है। देखिए, हरियाणा में शिशु मृत्यु दर है 33 और केरल में सिर्फ ये संख्या 10 है। हरियाणा में साक्षरता दर है 82 और केरल में ये संख्या 94 है, 94% है। हरियाणा में जो निवल उपस्थिति है वो है 61, लेकिन केरल में 83 है, 83 है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हरियाणा है वो सिर्फ आय के मामले में ही आगे है, बाकी सभी चीज़ों में वो केरल से पीछे है। यहाँ हम देखेंगे आगे हम कुछ वर्ड हैं उनकी डेफिनेशन हम देखेंगे कि वो क्या होते हैं। देखिए, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या है? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चे, उनमें से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का जो अनुपात है वो है शिशु मृत्यु दर। मान लीजिए 1 वर्ष में 1000 बच्चे जीवित पैदा हुए हैं। अब उन 1000 में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल से पहले ही मर गए हैं, उसे हम कहेंगे शिशु मृत्यु दर। उनकी जो परसेंटेज है उसे कहेंगे शिशु मृत्यु दर। दूसरा है साक्षरता दर। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात।
7 साल के बच्चे या फिर उससे ज़्यादा आयु के जो भी लोग हैं वो सभी में जो साक्षरता का अनुपात है वो कितना है, उसे हम कहेंगे साक्षरता दर। फिर है निवल उपस्थिति अनुपात। निवल अनुपस्थिति अनुपात क्या होता है कि 14 या 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत, कि 14-15 वर्ष की आयु के जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनका जो सारे बच्चे हैं, एक तो सारे बच्चे हुए एक देश के जितने भी बच्चे हैं 14-15 साल के जो भी बच्चे हैं उन सबको मिलाकर, और जो बच्चे 14-15 साल के स्कूल जा रहे हैं उनका कितना प्रतिशत है, उसे हम कहेंगे निवल उपस्थिति अनुपात। देखिए आगे हम पढ़ेंगे सार्वजनिक सुविधाएं। अब सार्वजनिक सुविधाओं में हम पढ़ेंगे कि कहाँ सार्वजनिक सुविधा अधिक है और कहाँ कम है। देखिए ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, ऐसा क्यों है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल से वो पीछे है। वो सिर्फ हरियाणा जो है वो औसत व्यक्ति की आय में ही ज़्यादा है, लेकिन और चीज़ों में वो केरल से पीछे है। इसका कारण यह है कि ये आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है। देखिए इसमें ये कहा गया है कि हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो अधिक है, लेकिन फिर भी वो और चीज़ों में केरल से पीछे है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पैसे से सभी चीज़ें हम नहीं खरीद सकते, पैसे से हम बेहतर जीवन नहीं खरीद सकते। सिर्फ पैसा होने से ही हमें सारी चीज़ें नहीं मिल जाती, और भी चीज़ें होती हैं जैसे सम्मान है, बराबरी का हक है, स्वतंत्रता है, ये सब चीज़ें जो हैं ये पैसों से नहीं मिलती। तो इसलिए जो केरल है वो उससे कहीं ज़्यादा आगे है। यहाँ हम देखेंगे कि जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। देखिए जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। इन सभी वस्तुओं को, जो सेवाएं हैं, जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सभी को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना, यही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है। मतलब एक अच्छा विकास, एक सार्वजनिक सुविधाएं जो होती हैं वो तभी हो सकती है जब किसी स्थानीय इलाके के लिए हमें सामूहिक सुरक्षा प्रदान की जाए। हमें जो हर मूलभूत सुविधाएं, हर मूलभूत जो आवश्यकताएं हमारी वो पूरी की जाएं। यहाँ हम देखेंगे कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। केरल में जो शिशु मृत्यु दर है वो बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा की जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य करती है। कुछ राज्यों में, जैसे कि केरल में, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना होती है। मतलब वहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है, जैसे वहाँ पे सबको बराबरी का हक दिया गया है, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक है, वहाँ पे शिक्षा सुविधाएं अधिक हैं। तो इसलिए जो केरल है वो सभी राज्यों से अधिक बेहतर है। आगे हम देखेंगे, आगे का जो पॉइंट है वो आएगा ये देखिए, मानव विकास रिपोर्ट। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें आप ये ध्यान रखिए कि UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो मानव विकास रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों की जो तुलना की जाएगी, देशों की जो तुलना की जाएगी, उनकी तुलना उनकी शिक्षा के स्तर पर, उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर सबको मिलाकर उनकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो अभी हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की तुलना करने के लिए सिर्फ उसकी प्रति व्यक्ति आय ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि और भी जो चीज़ें होती हैं और भी जो सुविधाएं हैं उनमें भी वो आगे होना चाहिए। आगे हम चलते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे एक तालिका दे रखी है। तो इस तालिका में जो भी डाटा दिए हुए हैं वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए हमें इन पर हमें ध्यान नहीं रखने हैं। हमें जो याद रखना है
वो ये है कि HDI का अर्थ, कई बार ऐसा होता है कि HDI की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो हम ये ध्यान रखेंगे इसकी फुल फॉर्म है मानव विकास सूचकांक, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसे हम हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। यहाँ आगे हम देखेंगे विकास की धारणीयता। देखिए हम यहाँ दिया हुआ है कि सच में हमारा देश विकास कर रहा है या फिर सिर्फ एक ये धारणा बनी हुई है कि हमारा देश विकास कर रहा है। ये कुछ बातों से पता चलेगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि हम निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि विकास का ये स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए ये स्तर बना रहे। देखिए हम और आप क्या चाहते हैं कि जो ये हमारा स्तर है, जो हमारा विकास चल रहा है, ये या तो इससे ऊंचा हो या इससे ज़्यादा विकास हो, या फिर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए कम से कम जो ये अभी स्तर है ये बना रहे, ये हम चाहते हैं। और दिया हुआ है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक ये चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का जो वर्तमान प्रकार और स्तर है वो धारणीय नहीं है, मतलब सही नहीं है। जो वैज्ञानिक हैं, जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो अभी हमारा विकास है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है, देखिए हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे। नीचे एक उदाहरण दिया गया है, जैसे यहाँ दिया गया है एक उदाहरण। देखिए यहाँ कहा है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो ये भंडार 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। कह रहे हैं कि अगर वो कच्चे तेल का जो वर्तमान दर चल रही है, अगर यही रहा, अभी काफ़ी महंगाई हो रही है, तो अगर यही रहेगा तो धीरे धीरे करके ऐसा होगा कि 50 वर्षों में ये सभी सब जो चीज़ें हैं, ये भंडार जो हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा देश है वो बहुत ही अभी पीछे चल रहा है, इसको विकास की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो बच्चों अभी हमारा जो लेसन है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। अभी जो हमने पढ़ा है इसमें से आप इन्हें करने की कोशिश कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।